चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 4 इंटरनेट तकनीक या इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनेट। देखो, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क होता है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था नेटवर्क, जिसमें अपन क्या कर रहे थे? अपन कह रहे थे दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं, इनको अगर हम किसी भी माध्यम से आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। जो इंटरनेट है ये क्या होता है? नेटवर्क का नेटवर्क, यानी इंटरनेट कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। जो क्या कहता है? विश्व भर के अंदर जितने भी छोटे बड़े कंप्यूटर हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? इंटरनेट। ये एक ऐसा जाल है जो टेलीफोन लाइनों के द्वारा, केबल के द्वारा और विभिन्न बेतार माध्यमों से दुनिया भर के कंप्यूटर को परस्पर जोड़ता है। तो इंटरनेट क्या करता है कि दुनिया भर के अंदर टेलीफोन लाइन है, केबल है अथवा विभिन्न जो बेतार बिना तार के माध्यम है से दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क का नेटवर्क या नेटवर्कों का नेटवर्क। किसको कहते हैं? इंटरनेट को। क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े होते हैं। ये कहना चाहता है कि विश्व में लगभग जितने भी नेटवर्क है वो परस्पर इंटरनेट के माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा तथा लोकप्रिय नेटवर्क है। जो इंटरनेट है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नेटवर्क है और सबसे लोकप्रिय भी है। इसके माध्यम से हम शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, राजनीति, संगीत, वाणिज्य, अंतरिक्ष इत्यादि किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई जानकारी चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में या विज्ञान, खेल है, राजनीति है, संगीत है, वाणिज्य है, अंतरिक्ष इत्यादि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट के द्वारा पल भर में उसे क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। तो याद रहा, इंटरनेट क्या होता है? दुनिया भर के अंदर जितने भी नेटवर्क है इनको आपस में जोड़ने को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्क मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरनेट। आगे, इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं होता। जो इंटरनेट है इसका कोई भी मालिक नहीं है, यानी ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। जो इसे चलाता हो, यानी इंटरनेट का ऐसा कोई स्वामी नहीं है जो इसको क्या कर सके? चला सके। इसको क्या कर सके? चला सके। इसमें सभी जानकारियां इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती है। तो इसमें आप जब इंटरनेट चलाते हो इसमें जो भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही है वो किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? इंटरनेट सर्वर। हम आगे पढ़ेंगे इसी पार्ट के अंदर भी इंटरनेट सर्वर क्या होता है, इंटरनेट सर्वर क्या होता है। अगर अपन थोड़े शब्दों में अभी डिस्कशन करें तो अपन कह सकते हैं ऐसा कोई भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सिस्टम जो सूचना उपलब्ध करवाते हो या डाटा उपलब्ध करवाता हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। यानी ऐसा नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जो सूचना अर्थात डाटा उपलब्ध करवाता हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक एवं दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाला समूह है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसे हम कहते हैं W3C कहलाता है। लेकिन अपन भी समझते हैं भाई इंटरनेट का कोई मालिक तो नहीं है, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है ताकि इंटरनेट में जो जितने भी उपकरण या डिवाइस आए या इंटरनेट के अंदर दो कंप्यूटर आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो इनके लिए एक
एक संस्था बनी हुई है जिसको हम कहते हैं W3C। क्या कहते हैं? W3C। तो ये क्या करती हैं? एक तो इंटरनेट के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड तय करती हैं और उसके लिए दिशा निर्देश तय करती हैं और उस क्षेत्र के अंदर क्या करती हैं? अनुसंधान यानी रिसर्च करती हैं। कौन? W3C। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, यानी अगर आप इंटरनेट को चलाते हो तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। इंटरनेट को चलाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट को चलाने के लिए जो कुछ नियम तय किए गए हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन? एक तो है TCP। कौन सा है? TCP, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसमें दो ये स्टैंडर्ड या मानक प्रोटोकॉल हैं जो लगभग सभी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक तो है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है IP। कौन सा है? IP, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब है इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का इतिहास देखो, इंटरनेट का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ। इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 के दशक में। कब हुआ था? 1960 के दशक में, जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने मूलतः क्या था वो रक्षा विभाग के अंदर? वैज्ञानिक प्रयोगों, किसके लिए इस्तेमाल होता? वैज्ञानिक प्रयोगों तथा अनुसंधान। किसके लिए? वैज्ञानिक प्रयोगों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए इसका विकास किया गया था। तो इंटरनेट का जो प्रारंभ है वो कब माना जाता है? 1960 का। याद रखना, क्या रखना? 1960 के अंदर किसकी शुरुआत हुई थी? इंटरनेट की। दूसरे ध्यान रखना कि जो इंटरनेट है, जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने मूलतः जो वैज्ञानिक प्रयोग थे अनुसंधान कार्यों के लिए इनका विकास किया गया था। इंटरनेट का विकास क्यों किया गया था? तो रक्षा विभाग के अंदर जो प्रयोगशालाएं हैं, प्रयोग है, अनुसंधान कार्य हैं, इनके लिए विकसित किया गया था। फिर बात करते हैं 1969 के में अमेरिका रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क के द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। तो हम कहते हैं इंटरनेट प्रारंभ तो 1960 में हो गया। जब रियल के अंदर बात करेंगे इंटरनेट कब, जिसे रियल में यूज किया कब गया? 1969 के अंदर। कब किया था? 1969 के अंदर अमेरिका के दो विभाग, रक्षा विभाग ने क्या किया? अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। इस नेटवर्क को या इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? ARPANET कहते हैं। इसका क्या नाम है? ARPANET। फुल फॉर्म कहते हैं। तो ये तो ए का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट का मतलब होता है नेटवर्क, नाम दिया गया। जो पहला इंटरनेट था या पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET। कौन सा था? ARPANET। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल रक्षा संबंधित आवश्यकताओं के लिए किया गया। जो ये ARPANET है, प्रारंभ के अंदर इसका उपयोग किसके लिए किया गया? केवल रक्षा संबंधित जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। किंतु बाद में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भी इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया। तो ध्यान क्या रखना, जो इंटरनेट की जो प्रारंभ है वो 1960 के आसपास दशक में शुरू हो गया था। और अमेरिका के रक्षा विभाग है, इन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान है, इनको इंटरनेट या नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़कर इंटरनेट की क्या की? शुरुआत की। और जो पहला नेटवर्क या इंटरनेट था उसे हम कहते हैं ARPANET। क्या कहते हैं? ARPANET नाम दिया। और प्रारंभ में इसका उपयोग केवल किसके लिए किया था?
जो अनुसंधान है, सिक्योरिटी है, रक्षा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए किया गया, परंतु बाद में इसने विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़कर इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया। इसके बाद 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क बनाया। फुल स्टॉप है, ठीक है, यहीं तक है, ठीक है। फिर बात करें 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एनएसएफ ने एनएसएफ नेट नाम का एक नेटवर्क विकसित किया। फिर आपको ध्यान रखना 1979 के ब्रिटिश डाकघर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था, और फिर 1986 के अंदर अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन है एनएसएफ नेट, किस नाम से, एनएसएफ नेट नाम का एक नेटवर्क विकसित किया। बाद में इसे भी अर्पानेट से जोड़ दिया गया। जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इसने भी अपना एक नेटवर्क विकसित किया जिसे हम क्या कहते हैं, एनएसएफ नेट। फिर इसको भी अर्पानेट है उसके साथ जोड़ दिया गया। एनएसएफ आज भी इंटरनेट में एक बैकबोन नेटवर्क का कार्य करता है। यानी एनएसएफ है वो आज भी इंटरनेट में एक बैकबोन नेटवर्क का कार्य करता है। 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसका नाम था टिम बर्नल ली, क्या नाम था, टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। अभी तक जितने भी नेटवर्क थे वो कुछ एरिया तक सीमित थे। तो 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, 89 के अंदर ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए किसको बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। और इंटरनेट के इतिहास में ये एक क्रांतिकारी खोज थी। और इंटरनेट के इतिहास के अंदर क्या ही थी, एक क्रांतिकारी खोज थी। 20 दिसंबर 1990 को इन्होंने दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव की। यानी दुनिया की पहली वेबसाइट थी वो इंटरनेट पर कब आई थी, 20 दिसंबर 1990 को। और 6 अगस्त 1991 को इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों ने देखा। और 6 अगस्त 1991 की इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों ने देखा। तो टिम बर्नर्स-ली ने किसका विकास किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। किसका विकास किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम पढ़ते हैं कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो करीब 50 वर्ष से लोग एक ऐसे डाटाबेस का सपना देख रहे थे जो कि वैश्विक ज्ञान एवं सूचनाओं को रखता हो। यानी करीब 50 वर्ष से लोग ऐसे डाटाबेस यानी ऐसे डाटाबेस का सपना देख रहे थे जो विश्व भर के अंदर जो वैश्विक ज्ञान है, जो दुनिया भर के अंदर जो ज्ञान फैला हुआ है, जो सूचना है, उनको क्या करता हो, रखता हो। और जिसके माध्यम से विश्व के लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। और ऐसा कोई माध्यम जिसके द्वारा हम विश्व के सभी लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। ये सपना पूरा हो चुका है। अभी ये वर्तमान में ये सपना पूरा हो चुका है। किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब के कंसेप्ट के द्वारा। और इसके लिए आवश्यक तकनीक की खोज की जा चुकी है। इस तकनीक का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। देखो दुनिया भर के अंदर जो पहले नेटवर्क बने थे, इंटरनेट था,
है ना, छोटे रूप में था। जब ये कंसेप्ट है ना वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसमें ये कंसेप्ट था कि हम पूरे विश्व के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। यानी हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो हम किसके रूप में उपलब्ध करवाएंगे, वेब के रूप में। किसके रूप में उपलब्ध करें, वेब। वो भी कैसा, वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व के अंदर। संक्षिप्त में इसे www कहते हैं। आज तुम लोगों ने कोई भी वेबसाइट देखते हो तो उसके आगे क्या लगा होता है, www, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसे दुनिया भर में आप कहीं से भी इसे एक्सेस यानी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी सूचना है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व के में फैला हुआ है, जो क्या है, पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। अब देखो हम वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसकी कुछ खासियतें हैं। पहला है हाइपर टेक्स्ट, पहली विशेषता क्या, हाइपर टेक्स्ट। दूसरी है अब वर्ल्ड वाइड वेब टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, यानी इसके अंदर टेक्स्ट के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स का। वेब पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म, वेब कैसा है, पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म। और अगला है वेब इंटरेक्टिव होता है। वेब कैसा होता है, इंटरेक्टिव होता है। देखो हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है कि जब आप मान के चलते हो एक किताब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, किताब। बुक के अंदर जो भी आप पढ़ते हो वो एक सीक्वेंस से पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो, एक सीक्वेंस से। अब बीच में अगर कोई शब्द आया है या किसी कंसेप्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो हम अगर उस कंसेप्ट को पढ़ना चाहें तो उसके लिए हमें दूसरी बुक की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर उसका वर्णन आगे कहीं मिलेगा जिसे हमें बुक के अंदर ढूंढना पड़ता है। जबकि जो वेबसाइट के अंदर जो वेब पेज होते हैं उसके अंदर संबंधित सूचना की क्या दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, जिसे आप डायरेक्ट उस सूचना को एक्सेस कर सकते हो। देखो पढ़ो, अर्थात टेक्स्ट को एक आम पुस्तक की भांति एक लीनियर स्ट्रक्चर में पढ़ने के बजाय एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से जाया जा सके। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि वेब पेज के ऊपर आप एक बुक की भांति लीनियर स्ट्रक्चर में पढ़ने की बजाय आप एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से जा सकते हो, यानी डाटाबेस के अंदर बीच में कहीं भी जा सकते हो। इसमें उपयोगकर्ता आगे व पीछे जाने के साथ ही दूसरे टॉपिक पर जाकर मनचाही सामग्री पढ़ने अथवा देखने में बड़ी ही आसानी होती है। तुम लोग देखते इंटरनेट पर अपन कुछ सर्च करते हैं तो जब उस पेज को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लिंक होते हैं, और अपन क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करते रहते हैं और भी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। कभी भी जानकारी खत्म नहीं होती। ठीक है, पहला समझ में आ गया। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि आप एक बुक के अंदर जो लीनियर रूप में जो सूचना प्राप्त कर रहे हो, एक ही स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, उसकी जगह आप एक इंटरेक्टिव रूप में पढ़ सकते हो, जिसके अंदर आप पेज के अंदर आप कहीं पे जा सकते हो, बीच में से पढ़ सकते हो। अगर कोई टॉपिक है तो उसे संबंधित दूसरे पेज पर भी जा सकते हो, यानी आपको एक लीनियर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स। तो जैसे हम इसमें केवल टेक्स्ट ही नहीं होता, इसमें ग्राफिक्स होता है, साउंड होता है, वीडियो को भी दिखाने की क्षमता भी रखता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें सूचना केवल टेक्स्ट के रूप में नहीं होती है, ग्राफिक्स के रूप में हो सकती है, साउंड एंड आवाज के रूप में हो सकती है, वीडियो के रूप में भी दिखाने की इसमें क्षमता होती है। अगला है वेब पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म। वेब पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि वेब पेज अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर आप लैपटॉप के अंदर वेब पेज खोलना चाहो तो वहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा, मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो, किसी पीसी के अंदर भी देख सकते हो। समझे? क्रॉस प्लेटफॉर्म होने का अर्थ ये है कि आप वेब पेज को किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी भी प्रकार के डिस्प्ले के साथ एक्सेस कर सकते हो।
यानी वेब पेज को प्रदर्शित करने के लिए कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर या पर्टिकुलर कंपनी के हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी कंपनी का जो हार्डवेयर है, किसी भी प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है के साथ किसी भी प्रकार की जो डिस्प्ले है, स्क्रीन की साइज है छोटी बड़ी कैसी भी हो, उनके साथ आप वेब पेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वेब पेज सूचना का परमिशन असीमित होगा। वेब पेज सूचना का असीमित भंडार है। वेब पेज पर हजारों लाखों वेबसाइट पर बिखरी रहती है। तो वेब पेज है, इन पे जो सूचना है वो अनलिमिटेड है, और ये सभी किसके अंदर है, हमारे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लाखों अरबों वेबसाइट है, उनके अंदर ये सूचना फैली हुई है, जिसे हम लिंक के द्वारा आसानी से एक्सेस यानी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है वेब इंटरेक्टिव होता है। वेब इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव का तात्पर्य है कि आपने वेब सर्वर से अंतःक्रिया करने की क्षमता होती है। यानी इंटरेक्टिव का मतलब है कि आप हैं डायरेक्ट वेब सर्वर से अंतःक्रिया कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट सीधे ही वेब सर्वर से सूचनाओं को एक्सेस कर सकते हैं। हमने बताया पढ़ा था कि भाई इंटरनेट पे जो भी सूचना होती है वो कहाँ पर रखी जाती है, सर्वर पर। कहाँ पर रखी जाती है, सर्वर पर, क्योंकि उस सर्वर के अंदर बहुत सारे पेज हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं वेब सर्वर। जहाँ पर बहुत सारे वेब पेज रखे जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वेब सर्वर। तो हम सीधे वेब सर्वर से अंतःक्रिया या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, करते हैं। हमें वेब पेज पर कहीं और जाने के लिए, किसी दूसरे पेज को खोजने के लिए केवल लिंक को सिलेक्ट करना होता है। अगर हमें किसी वेबसाइट के अंदर है और हमें उसके दूसरे पार्ट को एक्सेस करना है तो उसे हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। हम केवल एक सिंपल सा लिंक के ऊपर, जो लिंक बना होता है उसके ऊपर क्लिक करके ही दूसरा पेज को ओपन या दूसरे किसी फॉरम या सूचना को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा है कि जब कई बार आपको पता ही इंटरेक्टिव का मतलब, जैसे आप कोई फॉरम भर रहे हो, क्या भर रहे हो, फॉरम। तो फॉरम के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे ही मान लो एक फॉरम है, जैसे बोर्ड का भी फॉरम भरते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, तो नेम के साथ आगे क्या बना होता है, टेक्स्ट बॉक्स, फादर नेम। तो इंटरेक्टिव है कि हमें जैसे बता रहा है यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम लिखना, किसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। इसके अलावा तुम लोगों ने रेडियो बटन देखे होंगे, छोटे छोटे बटन होते हैं जिसके ऊपर क्लिक करते हैं, बीच में क्या होता है, जैसे क्या होता है, बीच में क्लिक करते हैं, इसे रेडियो बटन कहते हैं। इसके अलावा कई तुम लोगों ने ऑप्शन बटन देखे होंगे, ठीक है, जिसके ऊपर चेक लिस्ट आती है, ठीक है ना। इसके अलावा कई बार फॉरम के अंदर देखा हो तुम लोगों ने, सबमिट बटन होते हैं जो फाइनल सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार अगर सूचना अगर आपको मांगे तो ये क्या है, इंटरेक्टिव है। क्या है, इंटरेक्टिव है, जिसे हम आसानी से एक्सेस या यूज कर सकते हैं। ये देखो, जैसे फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है जहां हम कुछ टाइप किया जा सकता है, यानी फॉर्म के अंदर जब होता है टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हो। बहुत सारे रेडियो बटन का यूज किया जाता है, मेन्यू का किया जाता है, जिसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। फॉर्म को सबमिट किया जाता है, जैसे फॉर्म को सबमिट करने के लिए उसके लिए बटन होता है, जो सारी सूचना उस सर्वर तक चली जाती है। जब आप सबमिट करते हो सारी सूचना कहां पर चली जाती है, उस सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो हमें कौन कौन से और शब्द, जो टेक्नोलॉजी, कौन कौन से शब्द हैं या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज आती हैं। एक तो ध्यान रखना, जब अपन इंटरनेट को किसके द्वारा एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक तो वेब ब्राउजर की, क्योंकि हमें सूचना खोजनी होती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन की। इसके अलावा हम कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं और कुछ इंटरनेट की सेवा है, जैसे ईमेल है, आदि के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।